Hello everyone, welcome to Shriram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where we used to cover the important news analysis, the daily news analysis with the editorial discussion as well. So this is your mentor Arzu Kakkar, where I have a teaching experience of past 5 years teaching civil service aspirants. इस सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है दैट इज़ ऑफ 5th ऑफ मई उसको देखेंगे और साथ ही साथ आज हिंदू के अंदर 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. सो विल कवर देम अप. अगर इसमें से एक एडिटोरियल रह भी जाएगा सो डोंट वरी, हम उसको नेक्स्ट सेशन के अंदर ले लेंगे. बट मेक श्योर कि आप ये तीनों एडिटोरियल्स जो हैं आपको मालूम हो, इससे एक बहुत अच्छी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. पहला एडिटोरियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट टॉक्स अबाउट व्हाट इज़ बिहाइंड मणिपुर्स वाइड स्प्रेड अनरेस्ट. मणिपुर में जो शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ, जो वायलेंस इरप्ट हुआ, वो बेसिकली क्या है, क्यों है, किस लिए हुआ है, कौन सी कम्युनिटी से आप रेफ़र कर रहे हो, उस कम्युनिटी के बारे में जानना, जो फैक्ट रहेंगे जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. सो देयर यू गो विद द एडिटोरियल 1. ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी के सेगमेंट के साथ आप इस एडिटोरियल को लिंक कर सकते हो, राइट. नेक्स्ट इन न्यूज़ इज़ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन. ये डिक्लेरेशन बेसिकली साउथ कोरिया और यूएसए के बीच है, as they are basically having the 70 years together of the bilateral relations, and with respect to that there is a Washington declaration that was the highlight. So ये declaration क्या है, at least इतना पता होना चाहिए. And the other one is another airline bites the dust. बेसिकली अभी जो गो एयर है, गो फर्स्ट, जो कि रिसेंटली दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई एंड अभी उसके ऑपरेशन सारे बंद हो जाएंगे. सो एयरलाइन सेक्टर में ऐसा क्यों हो रहा है? बैक टू बैक अगर आप देखो, कभी कोई फ़्लाइट बंद होती है, कभी कोई फ़्लाइट बंद हो रही है, जो इश्यूज़ आ रहे हैं एविएशन सेक्टर के अंदर, तो इसके विद रिस्पेक्ट टू में हम इसको कवर करेंगे और क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, एक्चुअल में रियल प्रॉब्लम्स क्या हैं, जब रीजंस एक्चुअल पता होने चाहिए, तो वो आर्टिकल में राइटर ने मेंशन किए हैं. सो विल कवर देम अप ऑल्सो. 3 एडिटोरियल्स हैं और उसी के साथ साथ ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से लिंक करते हैं. जैसे कि पहला आर्टिकल वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में है. कौन रिलीज़ करता है, इंडिया की रैंक क्या है, बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ की रैंक क्या है, राइट. ये सब कुछ जानेंगे, एनालिसिस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पर्सपेक्टिव ऑल्सो. फिर उसके बाद इंडिया ने रिसेंटली रिजेक्ट की है एक रिपोर्ट बाय द यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम. ये कैसी कमीशन है, कौन सी रिपोर्ट को अभी इंडिया ने रिसेंटली रिजेक्ट किया है? सो दैट गोज़ विद योर जीएस पेपर 2. नेक्स्ट इज़ चन्नापटना टॉयज़. ये टॉयज़ बेसिकली जीएस पेपर 2, पेपर 1 से आप इसको लिंक कर सकते हो. प्रीलिम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दे रिसीव जीआई टैग ऑल्सो, बट बैक इन 2005. अभी न्यूज़ में क्यों है वो रेफरेंस अलग है, सो वो भी मैं आपको बता दूंगी. नेक्स्ट इज़ लुधियाना गैस लीक लीड्स टू 11 डेथ. तो ये डेथ जो हुई हैं ये कौन सी गैस के एसोसिएटेड में है? सो जीएस पेपर 3 से आप इसको लिंक कर सकते हो. एंड नेक्स्ट इज़ फूड स्ट्रीट प्रोजेक्ट. सो दैट यू कैन ऑल्सो लिंक विद जीएस पेपर 3, पेपर 2. यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर आर्टिकल को, इस प्रोजेक्ट को जब ये लॉन्च हुआ था तो हमने इसको कवर किया था. अभी बात हो रही है इसके रिव्यू की, सो यहाँ पर हम इसको वापस से देख लेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए, ठीक है. तो आई थिंक आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग लग गई है कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग फर्दर इन दीज सेशंस. सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेशन देन एंड लेट्स हैव अ लुक ओवर द फर्स्ट आर्टिकल. पहला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में. इंडिया की रैंकिंग जो है दैट इज़ 161. इंडिया की रैंकिंग स्लिप हुई है फ्रॉम 11 पोजीशंस एंड नाउ इट इज़ 161 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़. कौन रिलीज़ करता है, कौन पब्लिश करता है ये रिपोर्ट? दैट इज़ द ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स. सो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स जो है, दे RSF, दे आर द वन हु पब्लिश दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट. और ये रिपोर्ट बताती है कि अलग अलग कंट्रीज़ में जर्नलिस्ट किस लेवल ऑफ फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं. दे कंपेयर द लेवल ऑफ फ्रीडम दैट इज़ एंजॉयड बाय द जर्नलिस्ट एंड मीडिया in 180 countries and territories. So the ranking is based on 5 categories: political, legislative, economic, socio-cultural and safety of journalists. तो हर एक कैटेगरी में इंडिया की क्या रैंकिंग है ये भी यहाँ पर मेंशन्ड है. अगर आप देखो, जैसे पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में 169, लेजिस्लेटिव में 144, इकोनॉमिक में 155, सोशल इंडिकेटर में 143, सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट में बहुत नीचे 172. ओवरऑल 2022 से अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया की रैंकिंग 11 रैंक से और नीचे गई है, अब हो गई है 161. सो इंडिया हैज़ गॉन फ्रॉम प्रॉब्लमैटिक टू अ वेरी बैड, बेसिकली यू कैन से इट हैज़ एज पर द रैंकिंग. अब
आपके आसपास के पड़ोसी देश में क्या चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। अगर आपके घर की लाइट चली गई है तो हम देखते हैं ना कि बगल वाले के घर में लाइट आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जैसे ही इंडिया की रैंक है तो आपके पड़ोसी देशों का क्या हाल है। सरप्राइजिंगली मतलब ये रिपोर्ट में अगर आप देखो, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान रूल आ गया और उसके बावजूद भी रैंकिंग में अफगानिस्तान की रैंक अच्छी है रखी है, दैट इज़ 152। पता नहीं कैसे। बट रही बात बांग्लादेश, म्यांमार और चाइना, एक्सेप्ट दीज 3 कंट्रीज, बाकी जितनी भी नेबरिंग स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, दे हैव अ बेटर रैंक देन इंडिया। भूटान ले लो 90 रैंक पे है, नेपाल ले लो 95th रैंक पे है, श्रीलंका 135th रैंक पे है, पाकिस्तान 150th पे है, दैट इज़ ऑल्सो सरप्राइजिंग, अफगानिस्तान 152 पे है, राइट। रही बात जो टॉप परफॉर्मर्स हैं और जो वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, इंपॉर्टेंट है ये आपके प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड डेनमार्क, दे ऑक्यूपाइड द टॉप 3 पोजीशंस। वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया वर एट द बॉटम ऑन द लिस्ट। आप देखो चाइना की रैंक 179 है, बिल्कुल बॉटम पे है, 180 कंट्रीज में से 179 पे होना। RSF बेसिकली एक इंडिपेंडेंट NGO है जो इस रिपोर्ट को लेकर आता है एंड इट इज़ बेस्ड इन पेरिस। इट हैज़ अ कंसल्टेटिव स्टेटस विद द यूनाइटेड नेशंस। अगर इसके बाद अगर हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे भी पता होना चाहिए, 3 मई को होता है ये। इस बार की थीम है शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब रही बात इसके एनालिसिस की, इसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस अगर हम करें तो यहाँ पर इंडिया की पोजीशन कंसिस्टेंटली इट इज़ फॉलिंग इन द इंडेक्स, राइट, सिंस 2016 व्हेन इट वाज रैंक 133, उसके बाद से गिरती जा रही है। इसके पीछे के क्या रीजंस हैं? व्हाट डू यू थिंक आर द पॉसिबल रीजंस? देखो, द रीजन बिहाइंड द फॉल इन द रैंकिंग इज द इंक्रीज्ड वायलेंस अगेंस्ट द जर्नलिस्ट and extreme pressure on the journalist, political partisan media, so dangerously restricting the free flow of information। जो free flow of information होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, उसके अलग अलग reasons हैं यहाँ पर। and many of you I think आप सब इन reasons से aware हो कि ऐसा क्यों होता है। जैसे अगर आप फॉर एग्जाम्पल देख ही लो, जो बहुत रिच और पावरफुल पीपल होंगे वो आर नोन एज oligarchs, दे कैन बाय एनीथिंग, दे कैन बाय न्यूज़पेपर्स, TV चैनल्स, वेबसाइट्स। सो बेसिकली बात यही है कि फिर चीज़ें जो हैं बाइज्ड नहीं रहती हैं, दे आर नॉट न्यूट्रल देन, राइट। सो ये कुछ बेसिकली रीजंस हैं, द पॉसिबल रीजंस दैट आर द रीजंस बिहाइंड द फॉल इन द रैंकिंग ऑफ इंडिया, राइट। Next in news is India recently rejected a report by the US Commission on International Religious Freedom that alleged severe violations of religious freedom in the country. So basically ना ये रिपोर्ट USCIRF की रिपोर्ट है। ये क्या करती है, अराउंड द वर्ल्ड रिलीजियस फ्रीडम स्टेटस को कंट्रीज़ के असेस करती है, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस देती है कि ठीक है रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द ग्लोब इस कंट्री में कैसा है, हाईलाइटिंग द इश्यूज, मेकिंग रिकमेंडेशंस फॉर द एक्शन। तो यहाँ पर देखो बात यह है कि सभी कंट्रीज़ के असेस करेगी, US का नहीं करेगी, जबकि है US की ही, राइट। सो ये कहती है कि इंडिया जो है दे हैव एलिजेड एज सीवियर वायलेशंस ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर किए हैं। मतलब ये जो रिपोर्ट है, दे आर गिविंग सम एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया कि इंडियन गवर्नमेंट जो है नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पे दे आर यूजिंग लाइक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़, लॉज हैं जो टारगेट कर रहे हैं रिलीजियस कन्वर्जन को और बैन ओवर द वियरिंग ऑफ हिजाब्स। तो ये सब रीजंस उन्होंने बताए हैं और यहाँ पर ये जो कमेंट्स आप बोल सकते हो जो आए हैं, इंडिया का क्या स्टैंड है यहाँ पर। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि आप खुद देख सकते हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे देश में, कितने लोग अलग अलग मज़हब के, अलग अलग कल्चर्स के, अलग अलग रिलीजन्स के सब साथ रहते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी वो ब्रदरहुड है जिसके चलते हम आगे प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। सो इंडिया स्लैम्ड द USCIRF फॉर मिस रिप्रेजेंटिंग द फैक्ट्स, मतलब वो ये कहना चाहते हैं जो उनकी जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड उसको हेम्पर कर रहे हैं, एंड डिस्क्राइब्ड इट एट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंसर्न। इंडियन गवर्नमेंट ने आउटराइटली रिजेक्ट किया है एंड मे सेड कि ये बायस्ड और इनएक्यूरेट कमेंट्स हैं, एंड यस, सो दिस इज़ द इंडियन पर्सपेक्टिव। अब रही बात, अगर मैं बात करूँ US कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की, सो ये एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजन फेडरल गवर्नमेंट एंटिटी है, 1998 में क्रिएट करी गई थी अंडर द इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट। जो इसका फंक्शन क्या है,
reviews the facts and circumstances of violations of regulations, freedom internationally, make policy recommendations to the president. और ये कॉम्पोजिशन में इसके 9 कमिश्नर्स आते हैं जो कि अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट और द कांग्रेस लीडर्स. यूएस की बात हो रही है, ऑफ ईच पॉलिटिकल पार्टी, ताकि चीज़ें जो हैं बेसिकली एक पॉलिटिकल टिल्ट नहीं हो और ट्रांसपेरेंसी रहे. ठीक है, सो एक अंडरस्टैंडिंग आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ी होनी चाहिए थी. सो अब वो हो गई है आई थिंक. तो चलिए अगले आर्टिकल के ऊपर चलते हैं. एंड अगला आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, वो ये कह रहा है कि जो टॉय मैन्युफैक्चरर्स इन चन्नापटना कर्नाटका, मतलब वट एवर यू प्रोनाउंस इट एज, उन्होंने गवर्नमेंट के डिसीज़न को अपलॉड किया है. वो गवर्नमेंट का डिसीज़न क्या है? वो डिसीज़न है टू प्रोहिबिट द इम्पोर्ट ऑफ टॉयज़ फ्रॉम चाइना. ऑब्वियसली अगर आप चाइना से जो इम्पोर्ट कर रहे हो टॉयज़, अगर आप प्रोहिबिट करते हो तो गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही जाएगा. इट विल बी प्रॉफिटेबल फॉर द लोकल मैन्युफैक्चरर्स. तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन चन्नापटना टॉयज़ के बारे में जानना. सो पार्डन मी प्लीज़ इफ़ आई एम टेकिंग इट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट माई पॉइंट इज़ टू मेक थिंग्स क्लियर टू यू. सो ये जो टॉयज़ हैं दे आर पर्टिकुलरली, आप ये तस्वीर देख सकते हो, मतलब चीज़ें आई थिंक ना, जितनी आप पिक्चर्स देखते हो, इमेजेस देखते हो, निमोनिक्स बनाते हो, उससे ज़्यादा याद रहती हैं. क्योंकि देखो बहुत कुछ है याद करने को, ऐसा तो है ही नहीं कि कहीं ब्रेक लग जाएगी. तो जितना आप इजी करके चीज़ों को याद करोगे तो उतना आपके लिए आसानी होगी और आप लंबे समय तक भी याद कर पाओगे. ठीक है, अब ये जो टॉयज़ आप देख रहे हो ना, दे आर पर्टिकुलरली फॉर्म ऑफ वुडन टॉयज़ एंड डोल्स. They represent and they are manufactured in the town of Channapatna in the Ramnagar district of Karnataka. इसको टॉय टाउन भी बोला जाता है. हिस्ट्री ये है, जो टिप्पू सुल्तान थे मैसूर के रूलर, उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे ये वुडन टॉयज़ को टू द करंट टाउन. तो ही इन्वाइटेड द आर्टिजन्स फ्रॉम पर्शिया कि यहाँ के लोकल आर्टिजन्स को ट्रेन करें इन द वुडन टॉय मेकिंग, ताकि यहाँ की इंडस्ट्री जो है इट कैन थ्राइव लोकली. तो वहाँ से इसकी हिस्ट्री आती है. ये टॉयज़ बहुत सेफ़ हैं फॉर किड्स. दे आर हैंडमेड. पेंट जो इन पे होता है वो ऑर्गेनिक कलर से होता है, जो कि वेजिटेबल्स, प्लांट्स और नेचुरल डाइज से आता है. सो मेकिंग देम 100% केमिकल फ्री. सो पहले मतलब मोस्टली दे वर मेड ऑफ आइवरी वुड, लेकिन अभी नाउ अ डे सैंडलवुड, मैंगो वुड, दे आर ऑल्सो यूज. सो इनकी शेप ना मोस्टली राउंड एंड क्यूब होती है विद ब्लंट एजेस, सो दैट दे आर कम्प्लीटली सेफ फॉर किड्स, है ना. जियोग्राफिकल टैग की बात करें तो बिल्कुल इनको जीआई टैग मिला हुआ है. इन 2005 दे रिसीव दी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग. तो ये याद में रख लेना. ठीक है, अगला आर्टिकल क्या कहता है? अगला आर्टिकल बेसिकली ये है, लुधियाना गैस लीक्स लीड्स टू 11 डेथ. हुआ क्या है, लुधियाना में कुछ 11 डेथ अभी हुई हैं बिकॉज ऑफ अ गैस दैट लीक. अब यहाँ पर चीज़ों में और क्लैरिटी आनी अभी बाकी है, लेकिन कुछ जैसे लोग थे वो सुबह गए दूध लेने के लिए डेयरी से, तो वहाँ पर पाया गया कि 11 डेथ्स देखने को मिली ऊपर. सो ये बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू बेसिकली द एयर क्वालिटी सेंसर्स दैट आर यूज बाय द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स टीम. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के हाई लेवल, जो कि एक काइंड ऑफ न्यूरोटॉक्सिन है, दे वर डिटेक्टेड. हमारे लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी है कि न्यूरोटॉक्सिन क्या है. नाम से ही पता चल रहा है, टॉक्सिन मतलब कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस, न्यूरो मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करे. सो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जो डायरेक्टली आपके नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट करे, अफेक्ट करे, वो है न्यूरोटॉक्सिन्स. न्यूरोटॉक्सिन्स जो हैं चाहे मैन मेड या नेचुरल टॉक्सिक सब्सटेंसेस, या आपके नर्वस सिस्टम की जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है, दे ऑल्टर दैट. और उसके बाद ये सब्सटेंसेस जो हैं दे किल द न्यूरॉन्स, जो नर्व सेल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में, प्रोसेस करने में ब्रेन्स में एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम. सो ये डिस्टर्ब हो जाता है और नॉर्मल एक्टिविटी जो है नर्वस सिस्टम की वो वहीं पर बंद हो जाती है, मतलब हो नहीं पाती. न्यूरोटॉक्सिक गैसेस के कुछ नाम अगर पूछ लिए जाएं तो बताना, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये कॉमन न्यूरोटॉक्सिक गैसेस हैं. While methane and carbon monoxide are odorless gases, hydrogen sulfide का एक pungent odor है and it can be fatal for humans. To remove the gases such as hydrogen sulfide from the waste water, क्या करते हैं? chemical oxidation करते हैं, जहाँ पर oxidants such as hydrogen peroxide are added to the waste water. तो ये है न्यूरोटॉक्सिक गैसेस के ऊपर कंप्लीट डिटेल जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है. Next in news is Union Minister of Health and Family Welfare recently reviewed the Food Street Project. इस Food Street Project का एम है
फूड स्ट्रीट्स खाते हैं ना, वही अक्रॉस द कंट्री, वो हाइजीनिक हो, वो हेल्दी हो. सो टू डेवलप 100 हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट्स अक्रॉस द कंट्री, जिसके लिए National Health Mission will provide the assistance of 1 crore rupees per food street. So the project seeks to encourage अच्छे फूड प्रैक्टिसेस, सेफ हेल्दी, मतलब साफ पानी हो, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो, अप्रोप्रिएट वेस्ट डिस्पोजल हो, राइट. सो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इसलिए दी जा रही है. यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है. देखो, अगर ऐसा होगा तो इसके साथ साथ आप खुद सोचो, लोकल फूड कल्चर भी प्रमोट होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी और ओवरऑल क्लीनलीनेस और हाइजीन भी होगी ओवर द स्ट्रीट्स. सो ये स्मॉल फूड बिजनेसेस को भी हेल्प करेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स को भी हेल्प करेगा ये प्रोजेक्ट टू फ्लरिश मोर, एंड साथ साथ जो आम जनता है उनको अच्छा और डिलीशियस फूड भी मिलेगा, राइट. सो ये आर्टिकल इससे एसोसिएटेड है एंड द इनिशिएटिव इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल हेल्थ मिशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, in convergence with the Ministry of Housing and Urban Affairs. So Health Ministry has taken various steps to improve the hygiene and food safety standards, जैसे कि certification, independent third party audit, food handlers की training. तो ये सब initiatives जो हैं that are being taken ताकि आप एक standard protocols हों और आप hygiene और food safety standards को ध्यान में रखें, ठीक है, when you are talking about food streets. अगला जो आर्टिकल है दैट इज़ रिगार्डिंग एंड अनदर एयरलाइन बाइट्स द डस्ट. ये आपके एविएशन सेक्टर से लिंक करता हुआ आर्टिकल है जो कि बता रहा है कि अभी हाल फिलहाल एक और इंडियन एयरलाइन जिसका नाम है गो फर्स्ट, इट डिस्कसेस द फेलियर ऑफ दिस इंसॉल्वेंसी, दिवालिया निकल गया वापस से. एंड आर्टिकल कह रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है. रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. तो यहाँ पर वो रीज़न भी बता रहे हैं. और ये कहना कि मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है तो ये भी गलत है. बैक टू बैक ऐसा होता है. मतलब बहुत सी एयरलाइंस, चाहे किंगफिशर एयरलाइंस हो, जेट एयरवेज हो, दे आर स्ट्रगलिंग. और आज भी मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं जो वहाँ काम कर रहे थे, कोई भी बिजनेस बंद होगा तो जो वहाँ काम कर रहे हैं लोग, उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट. सो आज भी लोग जो हैं दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर ड्यूज. सो ये इशू कोई छोटी बात नहीं है. किसको ब्लेम करें इसके लिए? आर एयरलाइंस एंड देयर ओनर्स और प्रोमोटर्स द ओनली वन टू ब्लेम फॉर दीज फेलियर्स? लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में राइटर कहते हैं कि इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि ये कह रहे हैं कि चीज़ें जो एक्चुअल में दिखाई जाती हैं वो एक्चुअल में होती नहीं है. तो सच को क्यों ना पोर्ट्रे किया जाए. मतलब जो सीरियस डेफिशिएंसीज हैं सेफ्टी में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के अंदर, वो सामने आए. जो DGCA ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ को लेके, वो भी सामने नहीं आता. मतलब सामने इन द सेंस जो रियल नंबर्स हैं, जो रियल प्रोजेक्शन है, जो रियल ग्रोथ है एविएशन सेक्टर की, वो लेकर आए. नहीं तो क्या होगा, आपने ऑडिट किया, ऑडिट में आपने जो ऑडिट किया वो नंबर सामने नहीं लाए सही से, और ऑलरेडी एक कंपनी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में है, मतलब, और आप क्या कर रहे हो, NPA है और आप और बैंक जो है वो लोन दे रहा है, राइट. सो दैट इज़ क्रोनी कैपिटलिज्म. और आर्टिकल में मेंशन है कि हो इसलिए रहा है क्योंकि देखो एयरलाइन बोर्ड है दैट इज़ लोडेड विद द फॉर्मर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड DGCA ऑफिशियल्स ही हैं. तो यहाँ पर करप्शन का पॉइंट जो है राइटर मेंशन कर रहे हैं. और राइटर का ये कहना है कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो एयरलाइंस इंडिया के अंदर दे आर नॉट डूइंग वेल फाइनेंशियली. एयरलाइंस के पास पैसा नहीं है, ट्रेनिंग और सेफ्टी पे पैसा नहीं खर्च करते हैं, एंड मेक श्योर कि जो आपके रूल्स हों वो सेफ हों, right. So government needs to do a better job of making sure that airlines are following those rules and they are being safe. तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि अर्जेंट रिक्वायरमेंट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाने की. गो फर्स्ट एक नई बिगनिंग है, ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है. इट इज़ नॉट गोइंग टू बी द लास्ट वन. सो मेक श्योर कि आप अपनी सिविल एविएशन पॉलिसी के अंदर यू गो विद सम चेंजेस, यू रीवैम्प इट. जहाँ पर जैसे कि कॉर्पस फंड, आर्टिकल कहता है कि एयरलाइन शुड गो विद द कॉर्पस फंड, कि कल को अगर यू आर नॉट एबल टू मीट अप द ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉयज़ और ऐसी कोई भी सिचुएशन आए तो आपका एक कॉर्पस फंड हो. और साथ ही साथ अगर एयरलाइन फेल होती है सो दे शुड नॉट एनफोर्स अ बैन ऑन दे शुड एनफोर्स अ बैन ऑन एनी ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द फेल्ड एयरलाइन, कि आप वो मैनेजरियल पोस्ट कोई दूसरी एयरलाइन में नहीं लें. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो ये आर्टिकल के अंदर मैंशनड है, ठीक है. सॉर्टेड है. तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था दैट वाज टॉकिंग अबाउट इंडियाज़ एविएशन सेक्टर. ऐसे ही चाहे रेलवेज़ हो, एविएशन हो,
तो मेक श्योर कि आपको ये सब मालूम हो कि चल क्या रहा है, दिक्कत क्या है और आर्टिकल में सॉल्यूशंस क्या प्रोवाइडेड है, राइट। अगला जो आर्टिकल है दैट इज़ ऑन दी वॉशिंगटन डिक्लेरेशन, जिसके अंदर आर्टिकल में मेंशन है कि देखो अभी क्या हुआ है ना, साउथ कोरिया और यूएस दे कमेमोरेटेड द 70th एनिवर्सरी एंड जिसकी साइनिंग जो हाईलाइट है विजिट का दैट इज़ वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। वॉशिंगटन डिक्लेरेशन के चलते क्या होगा वो अभी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले देखो न्यूज़ में क्या है। साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वासोंग 8 सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विच इज़ अ वाइटल कॉम्पोनेंट फॉर न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। बैलिस्टिक मिसाइल है, काफ़ी लंबी रेंज होती है इसकी। तो यहाँ पर वॉशिंगटन डिक्लेरेशन से क्या होगा बेसिकली कि साउथ कोरिया इसके विद रिस्पेक्ट टू में दे शुड नॉट कम अप विद एनी न्यूक्लियर वेपन, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि देश में शांति बनी रहे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेट अस नॉट स्प्रेड इट। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द वॉशिंगटन डिक्लेरेशन अमेरिका हेल्प करेगा साउथ कोरिया की, दे विल डिप्लॉय लाइक न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स इन द कोरियन पेनिनसुला एंड दे विल फॉर्मुलेट द प्रिंसिपल। साउथ कोरिया विल रिसीव दी यू कैन से जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे जहाँ पर उन्हें भी ट्रेनिंग दी जाएगी वहाँ पर, राइट। सो ये है यूएस जो चाह रहा है और यूएस ने ये किया है विद दिस वॉशिंगटन डिक्लेरेशन। साउथ कोरिया बेसिकली देखो डिक्लेरेशन रीअफर्म द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो ट्रीटी जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वो यही तो कह रही है लेट अस नॉट स्प्रेड द weapons, nuclear weapons and the other weapons of mass destruction, right? We don't want more and more countries to have nuclear weapons क्योंकि it will be dangerous. So non proliferation के अंदर आप क्या कर रहे हो, इन dangerous weapons को you want to stop that spread and keep the world a safer place. तो South Korea would not venture into the creation of its own independent nuclear capabilities and लेकिन यहाँ हाँ कुछ अदर साइड भी ये देखते हैं कि देखो आज यूएस जो है जब अफगानिस्तान पे तालिबान रूल आया तो यूएस पीछे चला गया था, सो ये पॉइंट ऑफ कंसर्न भी है। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा जो डिक्लेरेशन है इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ लार्जर पावर ऑफ यूएस टेकिंग द प्रेसिडेंस, क्योंकि यहाँ पर जो यूएस प्रेसिडेंट है इज़ दी ओनली सोल अथॉरिटी टू यूज़ द न्यूक्लियर आर्सेनल्स इन द इवेंट ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। All that US want is to control the global nuclear arms production. It has been reluctant to allow South Korea to develop their own nuclear arsenals as it will hinder the efforts of controlling the nuclear production, जिसकी मैंने अभी बात करी थी। तो यही बात है and that is why this Washington Declaration जो अभी न्यूज़ में रहा है, I hope अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अगला आर्टिकल है कि what is behind the Manipur's widespread unrest। उसके लिए पहले आपको MIT कम्युनिटी के बारे में जानना होगा। रिसेंटली वी हैव सीन जो मणिपुर के अंदर वायलेंस ब्रेकआउट हुआ एंड tensions are there in the several parts of Manipur because after a march that was organized by the tribal students union वहाँ वायलेंस देखने को मिला, क्लैशेस हो गए जो बेसिकली था टू अपोज द डिमांड फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ये कम्युनिटी बेसिकली डिमांड कर रही है शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस। ये कम्युनिटी जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज मणिपुरी पीपल माइती कम्युनिटी। प्रीडोमिनेंट एथनिक ग्रुप है मणिपुर स्टेट के। दे स्पीक द माइती लैंग्वेज, वन ऑफ द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मणिपुर स्टेट। कहाँ पर है ये? इम्फाल वैली रीजन जो है वहाँ पर प्राइमरीली ये सेटल्ड है। बाकी आसपास के इंडियन स्टेट्स में भी इनकी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। नेबरिंग कंट्रीज़ में भी इनका एक प्रेजेंस है। मणिपुर की पॉपुलेशन में दे रिप्रेजेंट 53%, शायद इससे ज़्यादा ही क्यों ना हो, वो भी नंबर बताती हूँ। राइस कल्टिवेशन इज द बेसिस फॉर देयर इकोनॉमी एंड द मेजॉरिटी फॉलो हिंदुइज्म। और यहाँ पर एक फेस्टिवल है याओशंग फेस्टिवल। ये माइती पीपल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, जैसे होली सेलिब्रेट करते हैं ना, बस वैसे ही होता है। 5 दिन का सेलिब्रेशन होता है विद द बर्निंग ऑफ याओशंग विच इज़ कंस्ट्रक्टेड विद बम्बू। एंड इस फेस्टिवल के अंदर दी थबल चोंगपा एक ट्रेडिशनल मणिपुरी फोक डांस है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सारे, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स होल्ड दी हैंड्स, दे सिंग, दे डांस इन द सर्कल एंड दिस फेस्टिवल मार्क्स द रिजुविनेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ एंड कमेमोरेट्स द बर्थडे ऑफ चैतन्य महाप्रभु। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब रही बात एडिटोरियल की, तो ये कम्युनिटी जो है आपको पता चल गया ये दे आर डिमांडिंग द एसटी स्टेटस। सो वायलेंट क्लैश हुआ यहाँ पर बाय क्योंकि द एरियाज वर हिट बाय द वायलेंस व्हेन देयर वाज अ फ्लैग मार्च बाय ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स अपोजिंग दिस डिमांड विच रिसीव्ड अ बूस्ट फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट ऑल्सो, राइट।
तो यहाँ पर देखो ये जो माइती कम्युनिटी है ना, मणिपुर का 10% एरिया में दे हैव लाइक दे अकाउंट फॉर 64% ऑफ द पॉपुलेशन। और जो बाकी जो यहाँ पर ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जैसे अगर मैं उनको ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ एज नागा ट्राइब्स एंड कुकी ट्राइब्स, सो 90% जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 35% है। उनका ये कहना है कि अगर SC स्टेटस मिला तो सबसे पहले तो लॉस ऑफ जॉब्स एक टेंशन रहेगा, दे विल लॉस द जॉब अपॉर्चुनिटीज़, उनको रिजर्वेशन मिलेगी, डर बना रहेगा। और साथ ही साथ ST स्टेटस देने से वो 10% में रहते हैं लेकिन 67% हैं, बाकी ट्राइब्स 90% एरिया में रहती हैं लेकिन वो लाइक 35% ही हैं। तो ये क्या करेंगे, जब इनको स्टेटस दे दिया जाएगा, दे विल मतलब वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी ले जाएंगे एंड दे विल अलाउ देम टू एक्वायर द लैंड इन द हिल्स, तो वो बाकी ट्राइबल्स को दे विल पुश आउट। ST स्टेटस उनका आर्ग्यू ये है कि हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम अपने कम्युनिटी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, वी नीड टू प्रिजर्व द कम्युनिटी, सेव द लैंड एंड आवर ट्रेडिशन, राइट। सो दैट इज़ वाई दीज थिंग्स वर इन न्यूज़। लेकिन हाँ, चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो बैक टू बैक इसमें और भी चीज़ें आप ऐड करो तो आज मणिपुर के अंदर पोपी प्लांट जो है दैट इज़ देखो अफीम, गांजा, चरक, ये सब द गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम के अंदर इट इज़ ऑफन साइटेड, राइट। तो प्रॉक्सिमिटी मणिपुर के साथ लगती है। अब जो लोग डिप्राइव्ड रीजन्स हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, तो दे आर गोइंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द इलीगल ड्रग्स, राइट। सो यहाँ पर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैव बीन ट्राइंग टू अरेस्ट दोज इलीगल कल्टिवेशंस ऑफ पॉपी। तो इससे क्या हो रहा है, एक तो वो गरीब जिनके पास पैसा नहीं है वो ही इन्हीं काम में चले जाते हैं, और आपने बात सही के लिए, अगर इलीगल है तो गवर्नमेंट अगर यहाँ पर स्टॉप कर रही है लेकिन उससे उनका पैसा जा रहा है, इनकम जा रही है, तो वी शुड कम अप विद द अदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो। तो कहने का मतलब ये सब रीजंस जो हैं ये चीज़ें ऐड ऑन करती जाती हैं इन चीज़ों के अंदर। सो दैट इज़ वाई दिस वायलेंस वॉज इरप्टेड एंड आई थिंक अब आप कोई भी आर्टिकल पढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, सो एज टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको बता दिए हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और ये पूरा आर्टिकल आपकी इंटरनल सिक्योरिटी से भी लिंक करता है विद द मेंस, राइट। सो दिस वाज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एवरीवन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग।